तो पहले पॉइंट के अंदर हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अमाउंट का कैलकुलेशन होने वाला है यहाँ पर, जिसके अंदर पहला मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम एसएलएम भी बोलते हैं। इसके और भी कई सारे नाम होते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड परसेंटेज मेथड, तो इन सब नामों से भी इस मेथड को जाना जाता है। तो अब ये मेथड क्या बोल रहा है, इसके अंदर क्या होता है, इसको भी एक बार देख लो। दिस मेथड अज्यूम्स दैट ईच अकाउंटिंग पीरियड रिसीव्स द सेम बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग द असेट। तो ये मेथड के अंदर अजम्पशन है, ये मेथड अज्यूम करता है कि असेट यूज करने पर आपको हर अकाउंटिंग पीरियड में इक्वल बेनिफिट रिसीव होगा, यानी सेम बेनिफिट रिसीव होगा। अगर मान लो आप कोई एसेट इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो एसेट अगर आपको पहले साल में 50,000 का बेनिफिट दे रही है, तो दूसरे साल में भी वो एसेट आपको 50,000 का ही बेनिफिट देगी, और तीसरे साल में भी 50,000 का बेनिफिट देगी, और चौथे साल में भी 50,000 का बेनिफिट देगी। यानी हर साल ये एसेट हमें इक्वल बेनिफिट देगी। ये अजम्पशन होती है हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, तभी तो इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर जो है हमें स्ट्रेट लाइन की तरह इक्वल बेनिफिट मिलता रहता है, और इस इक्वल बेनिफिट मिलने की वजह से इस मेथड के अंदर हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल इक्वल आता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूनिफॉर्म एवरी ईयर। अब अगर आप बेनिफिट रिसीव की बात करो, तो बेनिफिट रिसीव का मतलब होता है कि आपने असेट को इतने का इस्तेमाल करा है। वही बात जो अभी तक हम देख कर आ रहे हैं कि आपने 50,000 का असेट पहले साल में इस्तेमाल करा, 50,000 का ही असेट दूसरे साल में भी इस्तेमाल करा, 50,000 का ही असेट तीसरे साल में भी इस्तेमाल करा। तो जितने का आप असेट इस्तेमाल करोगे उतना ही तो आपको बेनिफिट रिसीव होगा। तो यहाँ पर बेनिफिट रिसीव वर्ड से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये वही है जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब वो अमाउंट जिस अमाउंट से आपकी असेट की वैल्यू कम हो रही है। तो जितने से हमारी एसेट की वैल्यू कम होगी उतना ही तो हम एसेट को यूज करेंगे, उतना ही तो हम बेनिफिट रिसीव करेंगे। तो बात सेम ही है, बस कहने का तरीका थोड़ा अलग है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एसएलएम मेथड आपको पहले से आता है, तो आप हैरान हो जाओगे कि हमें कहां आता है। तो मैं बता दूं, अभी हम फर्स्ट एग्जांपल जो देखकर आए थे वो हमारा एसएलएम मेथड का ही था। स्ट्रेट लाइन मेथड हमें बोलता है कि आपके डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल इक्वल होगा। और अगर हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट को देखें, तो यहाँ पर हमारे डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1 लाख रुपीस था, जो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन था, और 5 साल तक हर साल हमने 1 लाख रुपए ही डेप्रिसिएशन चार्ज करा था। तो यहाँ पर ये हमारा एसएलएम मेथड का क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको हर साल इक्वल अमाउंट का डेप्रिसिएशन मिलता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 7 लाख की मशीन थी, कॉस्ट ऑफ मशीन 7 लाख थी, 2 लाख का हमारा स्क्रैप वैल्यू था, तो हमने 7 लाख में से 2 लाख लेस करे, डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गया हमारा 5 लाख। अब इस 5 लाख को अगर हम 5 से डिवाइड करें, तो हम बोल सकते हैं कि हर साल हम 1-1 लाख रुपए का इक्वल अमाउंट का बेनिफिट कंज्यूम कर रहे हैं। तो समझ में आ रही है बात। तो ये हमारे एसएलएम मेथड का क्वेश्चन था। अभी मैं 2-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करूं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमारे पास 2 केसेस आते हैं। पहला केस होता है हमारा व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, और दूसरा केस होता है हमारा व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। तो कई बार हमें क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा, और कई बार क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा। अभी जो हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखा, वहां पर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था, यानी वो हमारे एसएलएम मेथड का पहला केस था। मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। यहाँ पर आप देखो, हमें मशीन की कॉस्ट बता रखी थी, यूजफुल लाइफ बता रखी थी, स्क्रैप वैल्यू बता रखी थी, और एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी थी, लेकिन कहीं पर भी हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे केस 1 का है, जिसके अंदर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता। तो एक बार पहले केस को देखते हैं कि आखिर इसके अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा पहला केस है व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। हमें यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, तो सेम वही पहले वाले एग्जांपल की तरह करेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन अगर हमें निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ एसेट में से एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू को लेस करेंगे। उसके बाद जो हमारा अमाउंट निकल कर आएगा उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट, और फिर हम इस डेप्रिशिएबल अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से, और हमारा आ जाता है एनुअल डेप्रिसिएशन। यहाँ पर मैंने नोट में लिखा हुआ है डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर दूसरा नोट देख लो, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू का ही दूसरा नाम होता है एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर आप इसको बोल सकते हो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो ये 2 नाम और होते हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू के। तो ये हमारा पहला केस हो गया, जिसके अंदर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता। अब अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, दूसरा केस है हमारा जहां पर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा। तो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, तो उस केस में हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सिंपल सा काम करना है, हम टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से। अब अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे। कई बार क्वेश्चन के अंदर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, तो वहां पर इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। तो अभी इसको मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले यहाँ पर ये देख लो, कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकाला जाता है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट के अंदर हमें सिर्फ परचेज प्राइस दे रखा था, तो हमने परचेज प्राइस को ही अपना कॉस्ट ऑफ एसेट मान लिया। लेकिन कई बार जो है क्वेश्चन के अंदर परचेज प्राइस के अलावा और भी बहुत कुछ दे रखा होता है, तो उस केस में
कौन से खर्चे को हमें कॉस्ट प्राइस के अंदर इंक्लूड करना है और कौन से खर्चे को हमें अपने कॉस्ट प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं करना, वो एक बार देख लो। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब होता है ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेकिंग द एसेट रेडी फॉर यूज। तो जितना भी खर्चा आपका रेडी फॉर यूज तक का होगा वो सारा खर्चा आपके कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर इंक्लूड होगा। अब ये रेडी फॉर यूज का क्या चक्कर है, तो अगर मान लो आपने एक मशीन परचेज करी, तो मशीन को आप कहां से ला रहे हो, तो आप मशीन के मैन्युफैक्चरर के पास से मशीन ला रहे हो, यानी मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री से मशीन ला रहे हो। तो इस केस में मान लो आपने 1 लाख की मशीन खरीदी, उसके बाद मशीन को फैक्ट्री से उठाकर गाड़ी के अंदर लोडिंग अनलोडिंग कराने का खर्चा, उसके कैरेज का खर्चा, आने जाने का फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारा कुछ आपके कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ तक का खर्चा आपकी एसेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए करा जा रहा है। मैंने साफ साफ बोल दिया कि जितने भी खर्चे आपके एसेट को रेडी फॉर यूज करने तक के होते हैं वो सारे हमारे कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर इंक्लूड होंगे। एक बार मशीनरी आपके वेयर हाउस के अंदर आ गई या आपकी फैक्ट्री के अंदर आ गई, उसके बाद आप उसके इंस्टॉलेशन का चार्ज भी पे करोगे, तो जो भी इंस्टॉलेशन का चार्ज होगा वो भी आपके कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन के बिना तो हमारी एसेट रेडी फॉर यूज हो ही नहीं सकती। तो बार बार वही बोल रहा हूँ, जितना खर्चा रेडी फॉर यूज तक का होगा वो सारा खर्चा आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगा। अब एक बार आपकी एसेट रेडी फॉर यूज हो गई, उसके बाद आगे फ्यूचर में अगर मान लो कोई रिपेयर का खर्चा होता है या कुछ और खर्चा होता है, तो फिर उस खर्चे को आप अपनी कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। इट इंक्लूड्स परचेज प्राइस, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट, कैरेज चार्जेस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे खर्चे होते हैं जिसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनाते हैं। अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, तब जाके बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ सुन लो, बाकी अभी इसको देखेंगे। नीचे एक नोट भी दिया हुआ है, रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। तो अब ये रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या होते हैं, तो अगर आप मशीनरी परचेज कर रहे हो, कोई फिक्स एसेट परचेज कर रहे हो, तो उस केस में आप जो है कई बार टैक्सेस भी पे करते हो। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो तो आप जीएसटी पे करोगे या फिर कोई अदर टैक्स पे करोगे। तो उस केस में यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर मान लो आपको वो टैक्स वापस मिल जाता है, आपने अभी परचेज करते टाइम तो पे कर दिया, लेकिन बाद में इन फ्यूचर आपको कभी वो टैक्स वापस मिल जाता है। अब ये वापस मिलने के लिए कॉन्सेप्ट होता है जीएसटी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अगर आपको जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड हो जाता है तो उस केस में माना जाएगा कि आपको जीएसटी वापस मिल गया। तो जो टैक्स आपको वापस मिल जाता है, जो ड्यूटीज का मतलब भी टैक्स ही होता है, तो जो टैक्स और ड्यूटीज रिफंडेबल है, यानी अभी आपने पे कर दिया परचेज करते टाइम, लेकिन इन फ्यूचर आपको वापस मिल जाएगा, तो जो टैक्सेस आपके रिफंडेबल हैं उन टैक्सेस को आप अपने कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। तो समझ में आ रही है बात? अभी सिर्फ सुन लो, एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब लाइन से 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे, तब जाके ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है और साथ के साथ हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालना है। यहाँ पर हमें 4 केसेस दे रखे हैं, आप इन चारों केसेस को 4 अलग अलग क्वेश्चन मान के चलो। यहाँ पर आपकी एक एग्जांपल से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहला केस है हमारा, जिसके अंदर हमें परचेज प्राइस ऑफ मशीन दे रखा है 80,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रखा है 20,000। अब ये इंस्टॉलेशन चार्जेस हमारे कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मशीन का टोटल कॉस्ट कितना है, तो आप बोलोगे 80,000 प्लस 20,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हमारा रेडी फॉर यूज के पहले का खर्चा है, तो ये भी हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड होगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट हो गई 1 लाख। अब इसमें से एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू आप लेस करोगे 40,000, उसके बाद डिवाइड करोगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से। तो समझ में आ रही है बात? इसको देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कॉस्ट की कैलकुलेशन करी है, तो पहले केस के अंदर हमारी कॉस्ट आएगी 80 प्लस 20 1 लाख। उसी तरीके से हमारे सारे केस होंगे। यहाँ पर केस नंबर बी के अंदर परचेज प्राइस है 17,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस है 3,000, तो 17 प्लस 3 20,000 हमारी टोटल कॉस्ट होगी। उसी तरीके से 45,000 प्लस 5,000 50,000 हमारी टोटल कॉस्ट होगी। और लास्ट भी हमारा सेम है, 2 लाख प्लस 50,000 2,50,000 हमारी टोटल कॉस्ट बनेगी। तो यही यहाँ पर करा हुआ है, 17 प्लस 3 20,000, 45 प्लस 5 50,000, 2 लाख प्लस 50,000 2,50,000। तो समझ में आ गई बात? कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं? अभी यहाँ पर इंस्टॉलेशन दे रखा था, इसकी जगह पर अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता, फ्रेट चार्जेस होता, कैरेज चार्जेस होता, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस होता, तो उसको भी आप अपनी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बना लेते। तो हमारी कॉस्ट तो आ गई। अब हमें निकालना है डेप्रिसिएशन के अमाउंट। तो यहाँ पर हमें चारों ही केस के अंदर रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है 40,000, 2,000, 10,000 और 25,000, और साथ के साथ हमें यूजफुल लाइफ भी दे रखी है 4 साल, 10 साल, 10 साल और 5 साल। तो अब इसका इस्तेमाल करके हम अपना एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। पहले केस के अंदर हमारी टोटल कॉस्ट थी 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू है 40,000, 1 लाख में से 40,000 लेस करेंगे 60,000 आएगा। 60,000 हमारा डेप्रिशिएबल अमाउंट है, जिसको हम डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है हमारी 4 साल, 60,000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 15,000 आ जाएगा। तो 15,000 हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया। अब यहाँ पर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 साल है, तो अब 4 साल तक हम 15,000 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे।
यानी हर साल इक्वल अमाउंट से डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो यही बोलता है हमारा एसएलएम मेथड कि आपके डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल इक्वल होगी। उसी तरीके से हमारा दूसरा केस भी है। केस बी को देखें तो 20,000 रुपए हमारे टोटल कॉस्ट थी, जिसमें से 2,000 का हमारा रेजिडुअल वैल्यू है। डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गया हमारा 18,000। 20,000 माइनस 2,000 18,000। 18,000 को हम डिवाइड करेंगे 10 से। 10 साल है हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। 18,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1800। 1800 हमारा आ गया एनुअल डेप्रिसिएशन। केस नंबर बी के अंदर अगले 10 सालों तक हर साल हमारा 1800 का डेप्रिसिएशन लगेगा। उसी तरीके से केस सी है, 50,000 हमारी टोटल कॉस्ट है, माइनस करेंगे 10,000, डिवाइड करेंगे 10 साल, तो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा 4,000। तो ये हमारा हर साल का फिक्स डेप्रिसिएशन होगा। उसी तरीके से हमारा लास्ट केस होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट है 2.5 लाख, 25,000 हमारा रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइड करेंगे 10 साल, एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा 45,000। यहाँ पे 10 को काट के 5 कर लेना, ये 5 साल है। तो हमने चारों केसेस के अंदर डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल ली। अब हम निकालते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करूं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो 100 से मल्टीप्लाई तो हो गई। तो यहाँ पर पहले केस के अंदर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन था हमारा 15,000, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट से, जो कि था हमारा 1 लाख, और मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो हमारा आ जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। तो बिल्कुल सिंपल है। उसी तरीके से हम सभी केसेस के अंदर निकाल लेंगे। केस बी के अंदर हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आया था 1800, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट से, जो कि है 20,000, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा 9% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। तीसरे केस के अंदर हमारा 4,000 का एनुअल डेप्रिसिएशन है, डिवाइड करेंगे 50,000, जो कि टोटल कॉस्ट है, मल्टीप्लाई 100, 8% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। चौथे केस के अंदर 45,000 एनुअल डेप्रिसिएशन है, टोटल कॉस्ट है 2.5 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 18% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। तो इस तरीके से हमने चारों केसेस के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल दिया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें दो चीजें बोली थी निकालने को, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हमने दोनों ही निकाल लिए। तो क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ परचेज प्राइस और इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रखा है, यानी आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ एसेट दे रखा है, आपको क्वेश्चन के अंदर रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ नहीं दे रखी, मान लो हमें ये नहीं दे रखा, हमें सिर्फ इतनी बातें बता रखी हैं, और साथ के साथ हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने अभी निकाला, मान लो हमें क्वेश्चन के अंदर वही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमें पहले से दे रखा है। तो फिर उस केस में ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा केस नंबर बी। याद है आपको, मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम दो केसेस देखेंगे। पहला केस होगा हमारा जहां पर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होगा, तो वो केस तो हमने देख लिया। अब यहां पर मैं दूसरा केस बना रहा हूं जिसके अंदर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है और साथ के साथ सिर्फ टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट बता रखी है, और अब आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना है। तो अब इस केस में आप कैसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालोगे, तो देखते हैं एक बार इसको। तो यहाँ पर देखो, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है तो बस आपका काम आसान हो गया, आपको टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से, आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला। मान लो वही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में गिवन था, 1 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट है, मल्टीप्लाई करा 15%, 15,000 का एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। उसी तरीके से दूसरे केस के अंदर 9% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 20,000 टोटल कॉस्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आ जाएगा। ये आ गया हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन। उसी तरीके से तीसरा केस होगा और चौथा केस होगा, सेम वही होगा, टोटल कॉस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को, हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4,000 और 45,000। तो ये ज्यादा सिंपल हो जाता है एज कंपेयर टू जहां पर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता। तो यहाँ पर हमने दोनों ही केसेस के अंदर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना सीख लिया। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो भी देख लिया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है तो भी देख लिया। लेकिन अभी हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड खत्म नहीं हुआ, कुछ बातें और समझनी बाकी हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये तीसरा एग्जांपल है, इसके अंदर हम कुछ और नई बातें सीखेंगे। अ मशीन इज परचेज फॉर ₹80,000, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट्स कैरेज एंड इंस्टॉलेशन 20,000, द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years is estimated at ₹40,000. Calculate the amount of depreciation for the first year ending on 31st March 2022 if this machine is purchased on। तो इस एग्जांपल के अंदर भी हमारे पास 4 केसेस होंगे। पहला केस है हमारा जहां पर मशीन परचेज करी गई है 1 अप्रैल 2021 को। दूसरे केस के अंदर मशीन परचेज करी गई है 1 जुलाई 2021 को। तीसरे केस के अंदर मशीन परचेज करी है 1 अक्टूबर 2021 को, और चौथे केस के अंदर 1 जनवरी 2022 को। तो ये हमारे टोटल 4 केसेस हैं, 4 अलग अलग डेट बता रखी है जिन डेट्स पर हमने मशीन परचेज करी है। तो अब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक बार इसको पूरा समझते हैं। एक मशीन परचेज करी गई है 80,000 की,